नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज का यह हमारा 14वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों को याद करने का प्रयास करेंगे। आपको अनुसूचियाँ इस प्रकार से पढ़ाई जाएंगी कि आप एक बार इनको इस व्याख्यान का अध्ययन कर लेते हैं तो इसके बाद आपके लिए हमेशा के लिए यह अनुसूचियाँ याद रह जाएंगी। एक बार पढ़ें और हमेशा के लिए याद रखें। जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया है कि संविधान में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको याद करना आवश्यक है, जिनमें कि आपके अनुच्छेद आते हैं। आपको 395 अनुच्छेद का ज्ञान होना चाहिए कि कौन से अनुच्छेद में कौन सी बात पूछ ली जाती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनुच्छेद से संबंधित इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं कि किस अनुच्छेद में किस प्रावधान की बात की गई है। इसके अलावा जितने महत्वपूर्ण हमारे अनुच्छेद हैं उतने ही महत्वपूर्ण उनके भाग हैं। हमने भागों का अध्ययन किया, 22 भागों को याद करने का प्रयास किया। जिस प्रकार की ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए भागों को पढ़ाया गया है, यदि आप वह अध्ययन करते हैं तो आप आसानी से सारे भागों को याद कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्हीं भागों में हमने जानकारी दी है कि आप किस प्रकार इन भागों के अंतर्गत आने वाले विषयों को भी जान सकते हैं। आगे चलकर हमारे जो व्याख्यान आएंगे उनमें हम जो भी अनुच्छेद हैं उनकी व्याख्या करेंगे। और अभी हमें मात्र उनके नाम को याद करना है। और इसी प्रकार अनुसूचियाँ भी आपके पास 12 अनुसूचियाँ उपस्थित हैं और इन्हीं अनुसूचियों के नाम आपको याद करना है। इसके अंदर की जो डेफिनेशन है आने वाले व्याख्यानों में हम याद रखेंगे। अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि 1 से लेकर जो 12 तक अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियों में क्या है, तो इस व्याख्यान के माध्यम से आपको वह सब याद रह जाएंगी। आइए देखते हैं अनुसूचियों के बारे में। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। हमारे भारतीय संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को स्वीकारा गया तब मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 हुआ करती थी। इस समय के साथ जैसे ही समय का परिवर्तन होता है, अनुसूचियों में भी परिवर्तन होता है तथा अनुसूचियों की संख्या बढ़ती रही। और इसी के अनुसार आज हम देख सकते हैं कि वर्तमान में हमारी अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है और 12 की 12 अनुसूचियों को हम अपने इस अध्ययन में याद करेंगे। डेट आपको याद रखनी है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया था। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि हमारा संविधान कब स्वीकार किया गया तो आपको डेट याद रखनी है 26 नवंबर 1949। और यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पूर्ण रूप से हमारा संविधान कब स्वीकार किया गया तो किया हुआ है 26 जनवरी 1950 में। चलिए देखते हैं, अनुसूचियों को याद करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम पहले पढ़ने की 12 अनुसूचियों में क्या है, फिर उनको हम याद करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से हमारी जो पहली अनुसूची है वह बात करती है भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। यानी यदि आप अनुच्छेद को पढ़ेंगे या भाग को पढ़ेंगे तो तीनों जगह पर एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगी। यहाँ पर राज्य की बात की जाती है, यानी संपूर्ण देश की बात की जाती है, तो यहाँ पर राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों की बात अनुच्छेद 1 में भी की जाती है, भाग 1 में भी की जाती है और अनुसूची 1 में भी वही बात की जाती है। तो यह तो आपको वैसे ही याद होनी चाहिए। अब इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पर जो सदस्य हुआ करते हैं उनके वेतन और भत्ते की बात की जाती है। आप इसको एक क्रम में भी इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या आया, हमारे पास राज्य को उपस्थित हुआ, हमारा एक देश बनाया गया, ठीक है, और उसके अंतर्गत लोगों को लाया गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं लोगों के लिए कानून बनाने के लिए तथा व्यवस्था करने के लिए यहाँ जो अधिकारी हुए उनके लिए वेतन भत्ते भी देने की आवश्यकता पड़ी। तो वेतन और भत्तों की बात दूसरी अनुसूची में की जाती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही इनके वेतन भत्ते की बात की गई तो अब यह सवाल उठा कि इनके लिए क्या करना है, हमारे लिए इनको शपथ दिलानी है, यानी इनको पदासीन करना है। तो यहाँ पर शपथ की बात कहाँ पर की जाती है, अनुसूची 3 में की जाती है। अनुसूची 3 शपथ संबंधी उल्लेख यहाँ पर दिए हुए हैं कि किस प्रकार इनकी शपथ की जानी है, किसके द्वारा इनको शपथ दिलाई जाएगी, इस प्रकार की बातों का उल्लेख अनुसूची 3 में दिया गया है। अब अनुसूची 4 पर आते हैं तो राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। अब शपथ तो हो गई, अब यहाँ पर सीटों का उल्लेख किया गया है कि कितनी यहाँ पर सीटें होनी चाहिए और किस प्रकार के मेंबर यहाँ पर उपस्थित होने चाहिए। अनुसूची 5 में आए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों की बात की जाती है।
यानी यहाँ पर सीटें आवंटित हो गई। अब सीटें आवंटित हो गई, आपके लिए एक बात याद रखनी है, कुछ जो क्षेत्र हैं वह सामान्य हुआ करते हैं और कुछ जनजातीय क्षेत्र हुआ करते हैं जिन पर रूल्स करना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि वह संविधान से कटे हुए हैं। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए काम यहाँ पर किया जाता है। तो उनको मुख्य धारा में काम करने के लिए अनुसूची 5 में इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रावधान अनुसूची 5 में दिए गए हैं। अब इसके अलावा हम देख सकते हैं कुछ ऐसे राज्य जो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के लिए उल्लेख अनुसूची 6 में दिया गया है। तो यहाँ पर लगे हुए राज्यों को हम देख सकते हैं कि यहाँ पर असम भी लगा हुआ है, त्रिपुरा भी लगा हुआ है, मिजोरम भी लगा हुआ है और साथ ही एक राज्य कौन सा लगा हुआ है, मणिपुर, और जिसे छोड़ दिया गया है। तो यहाँ से ही प्रश्न, जहाँ से भी थोड़े से लूपहोल्स होते हैं वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पर मणिपुर नहीं है। और यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अनुसूची भाग में मणिपुर का वर्णन किया गया है, नीचे आंसर दिया जाएगा हाँ, नहीं, दोनों सही या दोनों गलत। इस प्रकार के मल्टीपल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि मणिपुर यहाँ पर नहीं है। और इस चीज़ को याद रखने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है, ATM में मणि नहीं है। तो इस ट्रिक के माध्यम से ATM में A में आ गया आपका असम, T में आ गया त्रिपुरा, M में आ गया आपका मेघालय, और मणि नहीं है, मणि नहीं है यानी पैसा नहीं है, तो मणिपुर यहाँ पर नहीं है, जो कि अनुसूची 6 की बात करता है। सातवीं अनुसूची देखें तो यहाँ पर केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा की बात की जाती है। किस प्रकार केंद्र व राज्य में शक्तियों का बंटवारा की जाने, कौन सी शक्तियाँ केंद्र के पास होनी चाहिए, कौन सी शक्तियाँ राज्यों के पास होनी चाहिए, इस प्रकार की बातों का उल्लेख अनुसूची 7 में किया गया है। 8 में आए जाए तो 8 में यहाँ पर हम देख सकते हैं 22 भाषाओं को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाना है उनके बारे में चर्चा अनुसूची 8 में की गई है। यानी हमारी जो 8 के अनुसार हम यह भी समझ सकते हैं कि हमारी जो भाषा होती है उसमें बोलने की अलग ही ठाठ होती है। यानी यदि हम किसी पर गुस्सा करते हैं, आक्रोशित होते हैं, तो हम अपनी भाषा को ही आगे रखते हैं, अपनी भाषा में ही उसको समझाने का प्रयास करते हैं। यानी योगी जी द्वारा भी कहा गया कि जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे, और योगी जी का ठाठ आप देख ही रहे हैं। तो 8 से आप भाषाओं को याद रखिए, 22 भाषाओं के कार्यों के क्रियान्वयन का कार्य 8 जो कि अनुसूची 8 में किया गया है। दल बदल 10 से आप याद रख सकते हैं, दा से 10 होता है, दा से दल होता है, दा से 10 भी होता है और 10 से दल भी होता है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी बड़ी पार्टी होती है, यदि उस पार्टी में से कोई नेता, कुछ नेता निकल कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और वहाँ पर मेजॉरिटी साबित कर देते थे, तो यहाँ पर हमने देखा कि उसकी सरकार बन जाती थी और दूसरी जो वर्तमान में सरकार है वह गिर जाती थी। ऐसी बातों से बचने के लिए दल बदल संबंधी प्रावधान लाए गए। तो दल बदल संबंधी प्रावधानों का वर्णन कहाँ पर किया गया है, अनुसूची 10 में किया गया है। और आपको याद रखना चाहिए यह जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय पर लाया गया था। 9वीं अनुसूची में भी भूमि सुधार संबंधी प्रावधान को रखे गए हैं। 9वीं अनुसूची बहुत ही चर्चित है। ऐसा कहा जाता है कि, और इससे स्पष्ट भी होता है कि कोई भी अगर परिवर्तन करके कोई भी विषय अगर इसमें रख दिया जाता है 9वीं अनुसूची में, तो उसको परिवर्तित 368 के अंतर्गत जो कि संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत बदला नहीं जा सकता। तो भूमि सुधार संबंधी कार्यों के लिए अनुसूची 9 में जगह दी गई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे जो यहाँ पर केस आए, कई पीठाधीश हुआ करते थे, कई महाजन हुआ करते थे जिनके पास हजारों एकड़ ज़मीन हुआ करती थी। अतः यदि सरकार द्वारा उनकी जगह पर कोई कार्य किया जाता था उनके द्वारा कोर्ट में अपील कर दी जाती थी। और यह जो प्रावधान है यह पहले मूल अधिकारों का हिस्सा हुआ करता था। अतः मूल अधिकारों के हनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास गुहार लगाने चले जाते थे। तो इस सब्जेक्ट को उठाकर सरकार ने कहाँ पर रख दिया, अनुसूची 9 में रख दिया। अब यदि कोई भूमि संबंधी विवाद होता है तो उस पर चर्चा नहीं की जाती है। पंचायतों का प्रावधान 11 में रखा गया है। यानी 1992 से जो पंचायतों का स्वरूप निकल कर आया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पंचायतों के लिए भाग जो कि अनुसूची 11 में जगह दी गई है। और अनुसूची 12 बात करती है नगर निकायों की। तो एक बार और हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक लगाएंगे और जिसके माध्यम से आपको सारे के सारे जो अनुसूचियाँ हैं वह याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, अपना राज्य बनाया।
और राज्य के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए, तो उसमें जब वेतन व भत्ते की बात की तो अनुसूची दूसरी में की। तीसरी अनुसूची में हमने उनको शपथ दिलाई। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटें, अब जब शपथ दिला दी तो उनके बाद वह मुख्य रूप से सदस्य बन गए। अब सीटों का उल्लेख भी करना था, तो 4 में इनके उल्लेख कर दिया। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों के लिए वो कर दी, यहाँ पर इन कार्यों के क्रियान्वयन का कार्य कर दिया। इसके अलावा हम नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य देखते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन क्षेत्रों के लिए जो प्रावधान है उनका उल्लेख 6 में कर दिया। 7 में हमने देखा केंद्र व राज्यों के बीच अब संबंध भी बनाना है, जैसे तैसे हमने इनको अलग कर दिया। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं राज्य में अलग सरकारें गठित की जाती हैं, केंद्र में अलग सरकारें गठित की जाती हैं। तो 7वीं अनुसूची में हमने इस प्रकार के वर्णन किया कि यहाँ पर 3 सूचियाँ बनाई हुई हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक राज्य सूची होती है, एक केंद्र सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है। तो जो राज्य की यानी स्टेट की जो सूची होती है इस पर राज्य कानून बनाएगा, केंद्र की जो सूची होती है उस पर केंद्र कानून बनाएगा, समवर्ती सूची पर दोनों को कानून सम्मिलित होकर कानून बनाने की शक्ति होती है। एवं इसके अलावा अंतिम निर्णय होता है वह केंद्र के पास होता है, क्योंकि केंद्र बड़ा भाई है। आगे देख सकते हैं 8 में हम देख सकते हैं भाषाओं के बारे में कार्य करने की बात की गई। यानी हमारी भाषाओं को जो भी 22 भाषाएं संवैधानिक रूप से मौजूद हैं उनको डिफाइन करने की बात यहाँ पर की गई है। आगे देखते हैं कि 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी प्रावधान यहाँ पर रखे गए हैं। ऐसे प्रावधान जो कि देश के हित में हैं, मतलब देश के हित को उजागर करते हैं, यानी हम देख सकते हैं जिसमें देश की गरिमा रखी जाती है, जैसे भूमि सुधार संबंधी प्रावधानों के लिए यहाँ पर रखा गया है। 11 में आपको याद रखना चाहिए कि पंचायतों को रखा गया है, और इसके अलावा पंचायतों का वर्णन अनुच्छेद 40 में भी किया गया है, और साथ ही इसको आपको याद रखना है। 12वीं अनुसूची में नगर निकायों यानी म्यूनिसिपैलिटी के बारे में अध्ययन किया गया है। तो अब आपने समझा कि 12 अनुसूचियों में क्या है। अब इसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से याद रखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि किस प्रकार आपको ये चीज़ें याद रह जाती हैं। यदि कोई अच्छा माइंड रखता है, कोई खुले दिमाग से इन चीज़ों को समझता है, कई बार रिवीजन कर चुका है, तो उनको तो याद रह जाएंगी। हम ऐसे बच्चों पर फोकस कर रहे हैं जो इन चीज़ों को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनको याद कराने के लिए हमने यह ट्रिक बनाई है। कवि रत्नाकर की हिंदी साहित्य में बहुत अच्छी कविता है, उसको मैंने याद किया हुआ है, वो मैं आपको सुनाऊंगा, और उसकी लय में ही हमने यह कविता बनाई हुई है, और इसके माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। कि रत्नाकर की जो कविता है यह उद्धव प्रसंग से ली गई है कि आए हो सिखावन को जोग मथरा से तो पे उधो जेहि युग के बचन बतरावो ना, काहे रत्नाकर दया करी दरसिनी दुख दरीबे को तो पे अधिक बढ़ाओ ना, टुक टुक है माने मुकुर हमारो हाय चुकी हूँ कठोर नैने पावन चलायो ना, एके माने मोहन तो बस के उजारू मोही ही में अनेक माने मोहन बसावो ना। यह जो कविता है यह कवि रत्नाकर जी की है, जो कि उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए यहाँ पर जाते हैं, और उनके द्वारा योग की शिक्षा देने की बात की जाती है। तो गोपियाँ इस प्रकार की बात कहती हैं। तो गोपियों की जो भाव है रत्नाकर जी ने वह व्यक्त किए हुए हैं। उन्होंने समझाया है कि आप योग की शिक्षा कीजिए। यानी यहाँ पर वो गोपियाँ बोलती हैं कि जिस मन में कृष्ण बसे हैं, यदि वह एक शीशे के समान है, यदि आप उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे और इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो इससे कई शीशे बनेंगे। यानी जो कृष्ण का स्वरूप है, यदि आप एक कृष्ण को तोड़ने का प्रयास करेंगे और स्वरूप को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो हजारों कृष्ण हमारे सामने होंगे, और एक कृष्ण जब इतना हमारे लिए वियोग दे रहे हैं तो जो हजारों कृष्ण के स्वरूप हैं वह कितना वियोग देंगे। इसलिए आप ज्ञान की बात मत कीजिए, हम जिस प्रेम में हैं हमें उसी प्रेम में रहने दीजिए। अब इसीलिए मैं यह कविता सुनिए। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित जाति क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 हैं, देखते ही देखते याद हमको हो चुके। तो यहाँ पर आपने यह कविता की लय समझी और इसी को आपको याद करना है। घूमते घूमते इसको याद कर लीजिए, और अब मैं बताने का प्रयास करूँगा आपको कि इस प्रकार की कविता में आपको क्या क्या मिलेगा। एसपी की शपथ लेकर, यानी यहाँ से हमने क्या बात की थी, स्टेट की बात की। इससे स्टेट को आपको याद रखना है। पी से आपको पैसा को याद रखना है। पैसा यानी वेतन की बात यहाँ पर की जाती है। शपथ लेकर,
यानी तीसरे में हमने शपथ की बात की, जहाँ पर उनकी जो कि सदस्य हुआ करते हैं इनकी शपथ की बात यहाँ पर की जाती है। 4 में हमने देखा कि राज्यसभा की सीटों की बात की जाती है, तो 4 यहाँ से आपको याद रखना है, यानी एक ही लाइन में आपके लिए 4 अनुसूचियाँ याद हो जाती हैं। अनुसूचियों में जाति क्षेत्र की, अनुसूचित जाति क्षेत्र की बात हमने 5 में की थी, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति क्षेत्र की बात 5 में हमको याद रखनी है। अब यहाँ पर जाते हैं, जनजातियों की बात हमने कहाँ पर की, अनुसूचित 6 में बात की। और भाषा की बात, यानी यहाँ पर हम शक्तियों की बात हमने 7 में की, शक्तियों की बात जहाँ पर हम शक्तियों के बंटवारे की बात करते हैं कि यानी केंद्र के पास कौन सी शक्तियाँ हैं, राज्य के पास कौन सी शक्तियाँ हैं, समवर्ती में कानून बनाने की विधि के कहाँ पर वर्णित है, तो वह 7 में है। भाषाओं की बात यानी ठाट की बात यहाँ पर 8 में की थी, तो यहाँ पर भाषाओं का जो उल्लेख है वह अनुसूची 8 में किया गया है। संपत्ति पर कब्जा कर, यानी यहाँ पर हमने भाग 9 में क्या समझा था कि यहाँ पर 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी नियमों को रखा गया है, यानी संपत्ति पर कब्जा कर, यानी यहाँ पर हम भूमि की संपत्ति की बात कर रहे हैं। दल बदल, क्योंकि दल बदल ना भूल गए, तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि दल बदल संबंधी कानून का प्रावधान कहाँ पर किया गया है, अनुसूची 10 में किया गया है। 11 में पंचायतें हैं, 12 में हमारा क्या है, नगर पालिका है, तो यहाँ से आपको देखते ही देखते याद हमको हो गए। एक बार और हम इसको बोलने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। एसपी की शपथ लेके राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित जाति क्षेत्र 5 देखने चले गए, वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख, संपत्ति पर कब्जा कर, दल बदलना भूल गए, पंचायत नगर पालिका 11 और 12 हैं, देखते ही देखते याद हमको हो चुके। तो इस प्रकार आपको अनुसूचियाँ याद हो चुकी होंगी। तो ऐसे ही अध्ययन के लिए पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। ऐसे बच्चों तक इस मुहिम को फैलाने का प्रयास कीजिए जो अपनी शिक्षा से वंचित हैं, आर्थिक समस्याओं के चलते अपने घरों से बाहर जाने के लिए असमर्थित हैं, और इसके अलावा जो भी अपने घर पर रहकर अपना अध्ययन सुचारू रूप से करना चाहते हैं वह भी इस अध्ययन कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।